के भाव के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर ये पद यात्रा भोपाल सीहोर लोकसभा के यशस्वी सांसद जी के कुशल समायोजन से, और आज देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर। एक ऐसे व्यक्तित्व जो एकता और अखंडता और राष्ट्र निर्माण के 565 रियासतों को एक करने वाले, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस समय सरदार पटेल जी के इस पावन भाव को सही अर्थों में दिशा और दिशा मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध, और देख सकते हैं एक बार हम सब बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। ये राष्ट्र के ऐसे युग पुरुष जिन्होंने भारत के निर्माण को, एकता और अखंडता के स्वरूप को साकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम और दीप प्रज्वलन में पुष्पांजलि। सभी लोग कृपया अपनी अपनी जगह खड़े होंगे वंदे मातरम के गायन के साथ। सभी लोग सावधान की मुद्रा में अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। मैं कलाकार साथियों को वंदे मातरम गायन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं सावधान की मुद्रा में। हेलो, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत ऐतिहासिक दिन है, एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पर यह पद यात्रा भोपाल सीहोर लोकसभा के ऐतिहासिक पलों में हमारे प्रदेश के विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन कीजिए। साथ में माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी गणमान्य पदाधिकारी, बिना किसी देरी के स्वागत के क्रम को हम शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा भोपाल के यशस्वी हमारे सांसद माननीय श्री आलोक शर्मा जी से कि आप आएं और माननीय प्रदेश के हमारे कर्मठ, जुझारू और लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण है, लगातार संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। यूनिटी मार्च के पावन कार्यक्रम को, सादर आग्रह को जिन्होंने हमें कृतार्थ किया अपनी आगमन से, मैं आग्रह करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए माननीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रति जी से कि आप आए और माननीय हमारे प्रदेश के कुशल संगठन के शिल्पीकार आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अजय पाटीदार जी से हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। मैं अजय पाटीदार जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी से आग्रह माननीय विधायक जी का स्वागत करें। हमारे शहर के महापौर माननीय मालती राय जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय शैलेंद्र निगम जी से कि आप आए और माननीय महापौर महोदया का आदरणीय शैलेंद्र जी स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में हमारे बीच बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति है। आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी के स्वागत के लिए
मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राकेश कुकरेजा जी से कि आप आए और मान्य। उससे पहले आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और के स्वागत के लिए माननीय राकेश कुकरेजा जी से सादर आग्रह और माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी का क्रमशः एक बार आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सांसद जी का ये खुद आतिथ्य में कार्यक्रम है और उसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय शैलेंद्र निगम जी से कि आप आए और माननीय हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय आलोक संजय जी का स्वागत करें। आदरणीय आलोक शर्मा साहब का स्वागत करें। शैलेंद्र जी सबसे पहले आदरणीय आलोक शर्मा साहब का, उसके बाद आदरणीय राकेश कुकरेजा जी से आग्रह के पूर्व सांसद आदरणीय आलोक संजय जी का स्वागत करें। आदरणीय राकेश कुकरेजा जी से आग्रह। मैं आग्रह करूंगा अजय पाटीदार जी से कि आप आए और आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी निगम अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय अजय पाटीदार जी से सादर आग्रह। मैं आदरणीय राकेश कुकरेजा जी से ही सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और तीरथ मीणा जी हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय रविंद्र रेती जी के स्वागत के लिए मैं अजय भैया से ही आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रेती जी का स्वागत करें। कार्यक्रम का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप मैं आग्रह करूंगा अजय पाटीदार जी से ही कि रविंद्र रेती जी का आप आए और स्वागत करें। राष्ट्र एकता अखंडता के भाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भाव है, उसके जमीनी हकीकत मिल रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं और आज के पावन कार्यक्रम में बिना किसी देरी के भोपाल और सीहोर लोकसभा के कर्मठ और जुझारू सांसद माननीय श्री आलोक शर्मा जी से सादर आग्रह। आदरणीय गिरीश शर्मा जी भाई साहब भी मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मैं अजय पाटीदार जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए। और बड़ी ही गौरव की बात है जो लगातार आज का ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक स्वरूप ले रहा है। बिना किसी देरी के हजारों हमारे इस समय युवा पीढ़ी के बीच एकता अखंडता और राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तक सरदार पटेल जी के इस पावन कार्यक्रम में उनकी जयंती पर इस पद यात्रा में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी से कि आप आए और स्वागत उद्बोधन एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी से कि आप आए और हम सबको हम सब लोग दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यूनिटी मार्च पदयात्रा के शुभारंभ करने पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भगवान दास सोमनानी जी, हमारी महापौर बहन मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, पूर्व सांसद आलोक संजय जी, हमारे पूर्व विधायक भाई ध्रुव नारायण सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष रवीन यति जी और ग्रामीण के हमारे जिला अध्यक्ष भाई तीरथ सिंह मीणा जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई गिरीश शर्मा जी और उपस्थित सभी पदयात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूनिटी मार्च का ये कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में सांसद अपनी अपनी लोकसभा में 3 दिन की पद यात्रा कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। धन्य है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 562 रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत में कराया। उन्होंने ऐसा करके अखंड भारत की नींव रखी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक
हस्तक्षेप के कारण ही हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। हमारी नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। यहाँ पे भोपाल नवाब हमीदुल्लाह की सल्तनत थी। भोपाल का नवाब नहीं चाहता था कि स्वतंत्र भारत के अंदर भोपाल का विलय हो। हैदराबाद का नवाब नहीं चाहता था, जूनागढ़ का नवाब नहीं चाहता था। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण आज हमारा भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। हमारी ये पद यात्रा आज भोपाल शहर में निकल रही है, जो प्रमुख मार्गों से टापन टाउन चौराहे पे पहुंचेगी। कल हमारी ये पद यात्रा भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में बेरसिया विधानसभा में निकलेगी। 13 नवंबर को हमारी ये एकता घंटा की जो यात्रा है, यूनिटी मार्च, ये सीहोर विधानसभा के अंदर निकलेगी। और आज ये हम सब ने इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर, पूरे भोपाल के नौजवान यहाँ से पदयात्रा में हमारे साथ में चलेंगे और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आप सब लोग पूरा करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और हमारे संगठन के शिल्पीकार अपनी सहजता सरलता से संगठन को और ऊंचाई दे रहे हैं। मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे यूनिटी मार्च के शुभारंभ के अवसर पे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, विधायक भगवान दास जी, सांसद आलोक जी, जिला अध्यक्ष जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बच्चों, सरदार पटेल ऐसा शख्स थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। 500 से अधिक रियासतों को मिलाया। अगर सरदार पटेल के हाथ में ये देश का नेतृत्व होता तो मोदी जी जो आज 11वें से चौथे नंबर की इकनॉमी लाए हैं, शायद आजादी के बाद ही भारत, चीन और अमेरिका के समकक्ष होता। लेकिन देर से ही सही हम सरदार पटेल के उस अभियान को, उनकी बातों को नई पीढ़ी तक ले जाए और इस देश को दुनिया के बुलंदियों पे ले जाए। आप सबका वंदन करते हुए इस यात्रा के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जैसे ही आएंगे हटा लेंगे। सीएम साहब यहाँ से निकलेगा और हमारे मध्य प्रदेश को बिना रुके बिना थके संकल्पों को सिद्धि दे रहे ऐसे कर्मठ, जुझारू और अपने यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश को एक ऊंचाई देने वाले, लगातार हमारे मध्य प्रदेश को विकसित समृद्ध बनाने के भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे माननीय महामंत्री जिनकी विधानसभा है ये माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय रविंद्र यति जी, मंच पर उपस्थित माननीय महापौर जी, सभापति जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण। भाषण का कम का मौका है, थोड़ा विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना अनुसार ये 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत में किए गए उस गौरवशाली कामों को पुनः स्मरण करने के लिए जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम करते हुए हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी आयोजन का हिस्सा बन रही। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में सरदार पटेल के जो गुणों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने विविधता में काम किया,
आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, आज़ादी के समय पाकिस्तान की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश को न केवल महफूज रखा बल्कि कई कारण से हमारे सभी प्रकार के योगदान से वर्तमान का मजबूत देश दुनिया के सामने अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सबको गर्व है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं जिला अध्यक्ष जी से सादर हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जो लगातार अपनी और सुचारू इच्छा शक्ति के साथ लागू कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, माननीय विधायक भगवान दास सरनानी जी, माननीय जिलाध्यक्ष रविंद्र रेड्डी जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभी पदाधिकारी नारायण सिंह जी, झंडे ऊपर रखेंगे, बोलिए भारत माता की। अपने झंडे ऊपर रखेंगे, भारत माता की। बहुत ऐतिहासिक रथ यात्रा, 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही है। देश के दिल मध्य प्रदेश से ये संदेश पूरे दुनिया को एकजुट भारत का अखंड और राष्ट्र निर्माण में हमारी युवा शक्ति अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को सिद्धि मिल रही है। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी गणमान्य आदरणीय गिरीश शर्मा जी, सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और बड़ी ही सुंदर राष्ट्रीय परिकल्पना मूर्त रूप ले रही है। भारत के तिरंगे झंडे की आन बान शान, कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है तत्पर है जिसमें से देश के प्रति प्यार है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबसे भागी हमारे प्रदेश के तो भोपाल से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। पद यात्रा में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हमारे भोपाल के लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक भगवान दास सरनानी जी, पूर्व विधायक माननीय हमारे दुर्नारायण सिंह जी, पूर्व सांसद आलोक संजर जी, हम सब मिलकर महापौर और सारे मित्रों के साथ माननीय भगवान दास सरनानी सब मिलकर के आलोक जी को ये पदयात्रा के शुभारंभ की शुभकामना दे रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के निर्माण के समय जो भूमिका अदा की वो पूरा राष्ट्र पुनः स्मरण करे, ये उनकी बड़ी भूमिका थी। तो उनकी 150वीं जयंती की बधाई और इनको पदयात्रा की बधाई। बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कर्तव्य विधानी जोरदार ताली से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। सरपंच एकता, सरपंच एकता। जय हिंद, जय भारत। हमारे चारों प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ता देकर अभिनंदन, स्वागत और वंदन करें। चारों प्रदेश अध्यक्ष, केवल प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, कृपया करके मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए चारों प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जी तोमर साहब, गोपाल सिंह जी भोजी साहब, अशोक सिंह जी सेंगर साहब, अनूप सिंह जी बघेल साहब, पंचायत मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करेंगे समय अभाव को देखते हुए। और अब मैं चारों अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, जैसा कि सरपंच संघ और सरपंचों के प्रतिनिधियों की तरफ से आवाज आ रही है, मैं चारों अध्यक्ष महोदय को पुनः निवेदन करता हूं कि वो हमारे ज्ञापन की जो प्रति है वो माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री जी को सौंपें और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों के समक्ष माननीय के समक्ष रखें। उन्हें मांग को देखकर और उस पर विचार और विमर्श के साथ जो भी सिस्टम्स हैं, जैसा कि माननीय ने पहले ही हमें कहा जा चुका है, हम उनके साथ सहयोग, समर्थन, विश्वास, आश्वासन
मंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे संचालित करते हुए माननीय पंचायत मंत्री महोदय श्री प्रहलाद जी पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और सरपंचों को 2 शब्द कहकर उनका उत्साहवर्धन करें। माननीय पंचायत मंत्री जी प्रहलाद जी पटेल साहब, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर सरपंच महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री, सक्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, के अध्यक्ष श्री अशोक जादव जी, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी, श्री अशोक सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजवीर सिंह जी तोमर प्रदेश अध्यक्ष, श्री गोपाल सिंह जी पवार प्रदेश अध्यक्ष सरपंच चित्तसर, श्री अनूप सिंह जी बघेल प्रदेश अध्यक्ष ग्राम पंचायत सरपंच संघ, श्री राम प्रसाद जी चौधरी प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ, श्री जागरण सिंह जी पटेल प्रदेश अध्यक्ष, श्री देवेंद्र चौधरी जी, मंच और दिल्ली से और बाकी स्थानों से भी लोग यहाँ पर पधारे। मैं मध्य प्रदेश पंचायत विभाग की तरफ से मंचस्थ लोगों का, और आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई तो रात भर भी चला होगा, आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत है। मैं 3 नाम जरूर लूंगा, माननीय अशोक सिंह यादव जी, महेंद्र सिंह यादव जी, रणवीर सिंह जी। जब ये पहली बार मुझे मिले थे तो मैंने उनसे कहा था कि संवाद में ये सरकार कभी कमी नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि 4-5 बार तो लोग मिल ही चुके होंगे। फिर उन्होंने एक मुझे कागज दिया था कि साहब हमको तो बहुत छोटी छोटी चीजों में जनपद और जिले तक जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इनको भरोसा रहा होगा कि ऐसा जल्दी हो जाने वाला है। तो इनने तो कागज में लिख दिया था कि 25 लाख तक की अनुमति सरपंच को होनी चाहिए। इन्हें लग रहा होगा कुछ तो होगा, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं आप सबकी तरफ से। मैंने वो फैसला किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया। इतने में मैंने एक मॉडल, मैं जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति में भारत सरकार में लंबे समय रहा हूं, तो मैं देश के सभी राज्यों में गया हूं कमेटी में। तो मैं हमेशा ये मानता था कि सरपंच से, पंचायत से बेहतर कोई रिकॉर्ड रूम हिंदुस्तान में किसी संस्था के पास नहीं हो सकता। तो उसके कारण ये समझिए, आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं, उसके बच्चों तक को जानते हैं, कौन कब से रह रहा है इसको जानते हैं, और जितनी चीजें हैं। लेकिन हम पलटकर ये नहीं देखते कि हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। पंचायत का मतलब है कि पूरा इतिहास वहां पर होगा। कोई खिलाड़ी होगा तो आपको पता है, कोई नर्मदा परिक्रमा में जाना है तो बिना आपके सर्टिफिकेट के जा नहीं सकता। ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो पंचायत की जानकारी के बगैर हो। लेकिन मैं आपसे पूछता कि आपके पास रिकॉर्ड रूम है, कि आपके पास में रिकॉर्ड संग्रह करने की जगह है या व्यक्ति है? क्या आपने कोशिश की? आप वहां क्या, आपको वहां पर राजस्व के अधिकार से लेकर सब कुछ मिलेगा। आपके पास में पहले राजस्व के अधिकार दिए गए थे नामांतरण के, क्यों वापस लिए? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा।
इसका जवाब यही है कि हमने कभी दस्तावेजों को संभाल के नहीं रखा। यदि आपके खिलाफ कोई अपील लेकर जाएगा तो वो कागज किसके दरवाजे पर है और आपका एक अच्छा खासा अधिकार नामांतरण का वापस होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं करेंगे तो अधिकार बढ़ेंगे नहीं, अधिकार वापस होंगे। क्योंकि लिटिगेशन सरकार नहीं चाहे, कोई सरकार नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि पहला कदम मेरा था कि रिकॉर्ड रूम होना। दूसरा, अगर आपको उसको बनाना है तो आने वाले 25-50 साल की कल्पना के साथ बनाना पड़ेगा। आपका कोई भी ग्रामीण भवन, वो चाहे कोई भी इंजीनियर हो, आरएएस का हो, चाहे जो भी हो, बनाते आप हैं, लेकिन 2 मंजिला वो क्यों नहीं बन सकता? कभी भी कोई भवन 2 मंजिला नहीं है, बनाओगे और 20-25 साल 30 साल बाद जब भी वो डिसमेंटल करना है, डिसमेंटल करोगे। हमारे पास में पुराने भवनों को दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं। हमने सरकार ने भी ये तय किया कि एक बार पंचायत अपना विकास का प्लान बना कर दे। जब मैंने देखा तो जो पिछली बार मैंने सारे काम रोके थे, स्टाफ डैम रोका, बाकी काम मैंने रोके कि भाई बाउंड्री वाल है, सीसीए में नहीं दूंगा। हो सकता है कि शुरू में आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कितने तरफ करोगे? 20 काम आपको अनुमति है तो एक समस्या इसमें भी आई है, जो समस्या आपने मुझे दी है। 20 काम को एक बहुत व्यवहारिक बात आपने की है कि अगर मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ और मैंने काम पूरा कर दिया तो मेरा काम पूरा क्यों नहीं माना जाना चाहिए? मैं मंच से घोषणा करता हूं, अगर हमारी तरफ से वित्तीय व्यवस्था नहीं बन पाई और आपने काम पूरा किया है तो आपको 21 में काम की परमिशन मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमको तय करना पड़ेगा कि भाई कंप्लीशन कैसे करना, बाकी चीजें करना। हाँ, भारत सरकार से पैसा नहीं आया इसलिए वो पोर्टल पर अधूरा दिख रहा है, तो फिर मैं मानता हूं कि हमें इस पर कदम उठाना चाहिए। और इसलिए मांगपत्र है, वो कोई बंधु बीच से कह रहे थे वास्तव में मांगपत्र पढ़ना चाहिए, वो हाथ उठा रहे हैं, सही, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ। बस वास्तव में इतने दूर दूर से लोग आए हैं, हमारी बहुत सारी बातों पर सहमति बनेगी, बहुत सारी बातों पर सहमति नहीं बनेगी, लेकिन उसका समाधान का रास्ता बंद नहीं होता। हमें उसके तरफ दिनों दिन आगे बढ़ना होगा। और इसलिए मैं अपने पंचायत के प्रतिनिधियों से बोलता हूं कि हम लगातार बैठे। तो मैं दूसरी घोषणा कर रहा हूं। दूसरी घोषणा यह है कि हर 6 महीने में हम पंचायत के इन संगठन के पदाधिकारियों के साथ, उसमें जनपद के भी जो होंगे अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो यूनियन है, उनके भी कुछ सदस्यों को चुनकर 6 महीने में आपकी मांग हो या ना हो, हम बैठेंगे और उसके बाद हम अपना रास्ता तय करेंगे। अभी 24, 25, 26 नवंबर को, पिछले बार वो सितंबर में हुआ था, इस बार चुनाव के कारण मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता हमें चाहिए ही थी, इसलिए हमने उसको नवंबर में किया है। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ और जो शहरी ग्राम पंचायतें हैं, शहर के इंदौर है, भोपाल है, यहाँ जहाँ सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट है, उसका रूल हमने बदल दिया, रूल बना दिया, उसको सामने रखने वाले हैं। और इसमें हम पारित कर देंगे कि हम उन पंचायतों के विकास में कौन सी तब्दीली करने वाले हैं, पदाधिकारी कैसे बदलेंगे। हमारा सचिव वहां पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर तो नायब तहसीलदार स्तर का व्यक्ति चाहिए। कॉलोनियां बन रही हैं, उनके परमिशन होंगे, बाकी चीजें होंगी, तो उस फॉर्मेट को थोड़ा बदलेंगे। सरपंच हमारा रहेगा, जनपद में कौन सा सीनियर अधिकारी होगा उस पर हम इस बार रास्ते में जाएंगे। लेकिन हमने आने के पहले ये तय किया है, क्योंकि आपने वोट की मांग की थी, तो मैंने तीनों संघों के लोगों से कहा है आप 25 नामों को छांटिए, जो तीनों दिन इस, बाकी लोग तो एक दिन रहेंगे, तीनों दिन उसमें कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, उनका रहने की व्यवस्था होगी। तीनों बार आप विषयों को छांटिए और उसके बाद फिर अगले डिस्कशन में आप उसमें भाग लीजिए। एक आपने अधिकारों की बात की है, मैंने उनसे कहा है कि संवैधानिक तौर पर जो अधिकार है वो हम देंगे, लेकिन अब बीपीएल कार्ड बनाना या जैसे मैंने आपको नामांतरण की बात की थी, ये राजस्व विभाग का मामला है। जब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे, मैं अपनी तरफ से राजस्व मंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूं इस संदर्भ में। पिछले बंद नहीं थी, जो पहले सुदूर सड़क बंद हो गई, इस साल से वो सारे काम शुरू होंगे। लेकिन अब आप कहते हो कि 5 हमको दे दो, 2 कर दो, ये कोटा मत तय करो, लेकिन वो इस बार बजट के प्रावधान में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारा सबका
सौभाग्य है माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने मेरे बोलने के पहले बहुत कुछ काम निपटा दिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। कई सारे आपके विषयों को लेकर के और उससे सुखद बात इस मंच पर मौजूद अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय अशोक यादव जी का धन्यवाद करें। उनने उनके बोलने का समय भी मुझे दिया है, मैं आपका भी आभारी हूँ। माननीय महेंद्र सिंह जी यादव उपाध्यक्ष आपका भी आभारी हूँ। जरा ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ भाई। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मंत्री जी ने आपकी सारी विषयों को लेकर के जो चिंता पाली और अभी ये सत्र खत्म नहीं हुआ है। केवल मैं बीच में जरूर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे केवड़िया दिल्ली ऐसे निकलना, तो हमने कहा अगर इतने दूर दूर से हमारे पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन अशोक सिंह सेंगर जी, राजवीर सिंह तोमर जी, गोपाल सिंह पंवार जी, अनूप सिंह बघेल जी, राम प्रसाद चौधरी जी, जालम सिंह पटेल जी, देवेंद्र चौधरी जी। अब जो नाम बच जाए तो लिखने वाले की गलती मेरे पास नहीं, सारे नाम पढ़ दिए, ये हमारे सबके लिए है। एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सच में अलग अलग संगठन आते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ा मुश्किल जाता है किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बात तो सबकी घूम घाम के अपने अधिकार संपन्न बनाने की होती है, लेकिन घर में सब्जी पूड़ी भी बनती है, पराठे का मजा अलग आता है, दाल बाटी का आनंद अलग आता है। बात तो वही है, जाना तो भोजन में ही, लेकिन अपने अपने तरीके। लेकिन हर त्योहार का मजा है, हर एक बार त्योहार जिससे जो मनता है उसका आनंद अलग आता है। और जब भोपाल में आओ तो संयुक्त बात करके आओ तो उसका अन्नकूट का मजा आता है। जोरदार अभिनंदन करें। दिवाली अभी अभी गई, 56 पकवान एक साथ आनंद लेने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन, माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए, लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से। तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। ओम शांति। बैठ जाओ। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। माननीय मंत्री जी बालाघाट से सांसद आते थे, ऐसी कई सारी घटनाओं का और कितने प्रकार के ऐसे व्यवस्थाओं के बीच अपनी हिम्मत से इन सारी बातों से बाहर आना पड़ता है। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है, और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सचिव, क्या रोजगार सहायक, ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है। लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए
सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है। इस व्यवस्था के आधार पर सच में कहा माननीय मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती। एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर आप अवगत रहते और भविष्य में आपको कहां ले जाना इसमें भी कोई शंका नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती। तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के भी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार भी पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को हमारा एक कार्यक्रम किया था जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों को बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें छोटी छोटी बातें एक दो चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था, तो नगरीय निकाय और आपके बीच में एक कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमओ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत। अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं। और वो टीएनसी यूएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर भी हम अपने बड़े शहरों के साथ, लेकिन जो पंचायतें ऑटोनोमस है, जिन पंचायतों को अपने काम करना, तो मैं आज ये भी देखता हूँ सियासत विदिशा में उदाहरण बना कि हमारी आवासीय व्यवस्था में पंचायत भी अपना रोल अदा करे कि आपकी खुद की प्लानिंग से अपना नया गांव बसे, क्या परेशानी उसमें, उन कामों को भी किया जा सकता है, लेकिन विभाग के दरमियान उसको कैसे करें ताकि कठिनाई नहीं आए। जैसे बीच बीच में कोई ने खड़े होकर बोला ना कि कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, ये जो कठिनाई है मैं मान के चलता हूँ, ये पक्की बात आपको गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, सरकार आपके साथ आने वाली, कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, ये पक्की बात। बस काम के करने का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं को लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताएं, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो तो ताली वाली तो बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बोलता हूँ तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, ये आप ही के लिए बोला जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है। ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, सच में 27 में आपके चुनाव आ जाएंगे, सभी के चुनाव आने वाले, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है। हर एक गांव के अंदर हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी और यह अतिक्रमण हटाने से लेके जो भी कठिनाई, उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना है, तो ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे अपने गांवों के अंदर सब कुछ है और आखिरी में जो शांति धाम की एक आवश्यकता होती, इसमें कोई अमर नहीं, जो आया सब जाने वाला। लेकिन आने और जाने वाले क्रम में आप देखते हो जो गांव के पंचायत के अंदर इस कठिनाई का आपने समाधान अगर निकाल दिया
तो पूरे गांव के लिए और गांव वालों की निगाह में आपका एक अलग प्रकार का मान सम्मान बन जाता है। पंचायत को एक अलग निगाह से देखते हैं। कई सारे लोग जिनको रोजमर्रा काम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कामों को लेकर एक अलग आनंद आता है। हमारी सरकार रोजगार आधारित भी बहुत काम कर रही है, इसलिए रोजगारों को लेकर भी हम बहुत गंभीर है। पंचायतों के माध्यम से भी भविष्य में हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रोजगार आधारित उद्योग, सभी प्रकार के कामों को लेकर के लंबी प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं 2026 का। कृषि आधारित वर्ष, ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था, अगला साल कृषि आधारित उद्योग का। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार, वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के, खासकर सब्जी और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, टमाटर का पाउडर बन जाएगा। प्याज, लहसुन, आलू, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग फसलें हैं। तो सभी क्षेत्रों में जितना अच्छा हो सकता है सरकार के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज में नहीं, आप तो अंदाज लगा लो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले। विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा, इस दोनों तरह से। और शिक्षा भी कौन सी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसके माध्यम से रोजगार की बड़ी संभावना। अब हमारे अपने विकास के इस क्रम में लंबे समय तक चलने के लिए जब आज आपसे बात कर रहे हैं तो आखिरी बात तो नहीं है, लेकिन त्योहार तो खूब आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। तो जहां जहां हमने, ये भी आप भी जरा माननीय मंत्री जी के माध्यम से मंगा लेना, हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या धार्मिक महत्व के ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो चिन्हित होने से बचे हैं, उनको भी तीर्थ हमारी सरकार बनाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें। वो स्थान भी आप बताना, ऐसे प्रत्येक स्थान को हमने अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भगवान राम अगर अयोध्या से चित्रकूट आए और चित्रकूट से बाद में आगे बढ़े तो किन किन मार्ग से आए और गए होंगे, प्रत्येक स्थान देवस्थान की तरह, वो तीर्थ की तरह विकसित होना चाहिए। ऐसे ही मथुरा वाले, अलीगढ़ वाले बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोरदार ताली बजाओ। हमने इनके गोपाल कृष्ण कन्हैया के लिए भी योजना बनाई। हमने प्लान बनाया है कि मथुरा से भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए, तो मथुरा से आने का रास्ता कौन सा, और यहाँ से द्वारका जाने का, नरकासुर को मारने के असम जाने का, हर बार मध्य में मध्य प्रदेश है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कई बार भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश से गुजरे होंगे। तो जिस जिस मार्ग से गुजरे और वहां की कोई लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँ। इतना ही नहीं, पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे भी गौशालाओं का, गोपालों का दूध उत्पादन का एक बड़ा अभियान जब हम चलाने वाले हैं। तो दूध उत्पादन अभी जो 9% है उसको 20% तक ले जाने वाले हैं। इसलिए अलग से जितने प्रकार से हो सकते सारे सब विकास के मामले में पंचायत केवल हमारे अपने उन कामों को तो करे ही जो उसके पास है, लेकिन वो शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, रोजगार में, सभी प्रकार के विकासों में उनकी भूमिका हो। ऐसे कई काम करने के लिए आपको मैं जोड़ रहा हूं। लेकिन 25 लाख तक के काम तो आपको जो मिले, पहले इसका अभिनंदन कर दे। नगर निगम के बाद नगर निगम में भी मेरे को लगता नहीं कि इतना पावर दिया, लेकिन ये हमारा विभाग का एकदम जेट गति से चलने वाला निर्णय। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा आश्चर्य लगता सुन के लोगों को, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे लोगों को ये पैसा, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका जिनको पावर, बहन जी बैठो तो सही, हमको मालूम है क्या है। एक मिनट भाई जरा, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सरपंच महासम्मेलन कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरपंच महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।
आया कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहे हो? जब कोई तकलीफ देगा उसके अलावा सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या औकात? हमने को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। ये तो चिंता की बात थोड़ी ताली वाली बजा के बताओ अगर मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। देखो, निर्णय तो जब कभी भी सरकारी स्तर पे होगा तो निर्णय के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आएगी, उस कठिनाई को हल करने का काम तो सरकार का, सरकार के माध्यम से तो बातें आना चाहिए। तो जब आपसे कोई बात कर रहे हैं तो उस बात को करने के लिए आप ही के साथ तो बात करी जाएगी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सच में मेरे पास आने का आज समय नहीं था, लेकिन आपके दर्शन करने का और आपके बीच आने की इच्छा अगाध थी। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। हमने कहा भाई इतने दूर दूर से हमारे सरपंच भाई बहन आ रहे हैं और उनने अपने पंचायत के अंदर अलग अलग प्रकार से भूमिका अदा करी, तो मुखिया होने के नाते से अगर वो भोपाल में हमारे घर आ रहे हैं तो हमको दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके बीच आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसलिए आज मैं आपके बीच आया हूं और आने के बाद मैं आपसे यहाँ से अपने माननीय मंत्री जी और आपके पूरे संगठन के सारे पदाधिकारी को छोड़ के जा रहा हूं। और ये आखिरी नहीं है, अभी वापस जो नवंबर में 24, 25, 26 को 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होने वाली, ऐसे कौन कौन से विषय जिसमें आपको कठिनाई आ रही उसको लिपिबद्ध बना लेना और वो सारी चीजें यहाँ पहुंचेगी। मैं अपने बीच में से आज जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, मेरे को थोड़ा आपने कहा है तो मैं बोल जरूर देता हूं, लेकिन ये अधिकार तो आप ही का है। आपने कहा कि मैं 50,000 का आज यहां से घोषणा करता हूं, तुरंत कभी कुछ न कुछ तो हाथ में देना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन। 50,000 रुपया आज की इस कार्यक्रम के बाद से आपके खाते में पहुंचेगा, जो पंचायतों के अंदर आप लगाएंगे और भविष्य में और मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी समस्त मांगों और चीजों को देखा। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अशोक जी का कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान की है। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। in the large scale as well as the small scale, even if it is the small industry, micro industry, and I think our figures will speak for that. And lastly, I would like to say that we are confident today. We have always grown big against challenges, as you rightly said and put forward. Or we, all of us together, when we talk of our Bharat, when we talk of our country, you need somebody to integrate that together. Our Honorable Prime Minister has done it at the topmost level. You are doing it at the industrial level, at the commerce level. And just as you have said a little while earlier, while we may lose something from the Trumpism, as I would call it, we will gain from rest of the world. In fact, it is challenging all of us. We will rise to the challenge with your support, with your blessing, and with your progressive policies. Thank you very much indeed. Thank you, sir. Now I would like to request Shri Manjinder Singh Sirsa, Minister Industries, Delhi. Thank you, the Honorable Minister Piyush Goyal ji, the Honorable Chief Minister Mohan Yadav जी और सभी हमारे स्टेट्स के मिनिस्टर्स और सभी ऑफिसरगण, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस उद्योग समागम के लिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली आपको पता ही है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिटी है। इंडस्ट्री यहाँ लाएं तो दिक्कत है, ना लाएं तो दिक्कत है। अब हमारा चैलेंज क्या है कि पोल्यूटिंग सिटी का एक दर्जा इसको मिल चुका है, तो ना तो हम बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर पहले भी नहीं आती थी और आगे भी नहीं, लेकिन हमने आपके जो दिशा निर्देश अनुसार बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने पिछले 7-8 महीनों में इस गवर्नमेंट के आने के बाद दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1952 तक से ये था कि लाइसेंसिंग जो थी एमसीडी से लाइसेंस लेना पड़ता था। 1952 से लेकर अब तक ये प्रॉब्लम चल रही थी, हमने इसको ईज आउट किया है, इसको खत्म किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब तक ऐसे 33 रिफॉर्म्स लेके आए हैं जिसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हुआ है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को भी हमने यहाँ पे अपडेट करके अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। हमारा फोकस है आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम नई इंडस्ट्री पॉलिसी भी ला रहे हैं और हमारे पास तकरीबन अभी 1500 एकड़ ऐसी इंडस्ट्री है, ग्रीन लैंड है जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो हमने ऐसे इनिशिएटिव्स दिए हैं कि अगर आप आईटी बेस्ड नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री लेके आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हम आपको
सब्सिडीज और अलाउंसेस देंगे। तो हमारा दिल्ली के अंदर वेयर हाउसिंग से लेके लॉजिस्टिक पार्क्स, इस तरह के हम नए इनिशिएटिव्स लाना चाह रहे हैं जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हो, सस्टेनेबल हो और पोल्यूशन भी ना हो। तो हमारा ये चैलेंज है, लेकिन हम इसको जरूर सक्सीड करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें समागम में बुलाया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। सिरसा जी के लिए वेट कर रहा था। कल बहुत ही दुखद घटना हुई है दिल्ली रेड फोर्ट पे। हम सब 2 मिनट के लिए मौन में खड़े होते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल दोस। ओम शांति। सर, अब आज के आखिरी वक्ता माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सर से मैं अनुरोध करूंगा कि सर आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। एमपी का पहले आप वीडियो चला दीजिए। मध्य प्रदेश, reshaping the future of governance, where governance is digital, delivery is seamless, and development is inclusive. From reforms to results, the Madhya Pradesh model. एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। Guided by the vision of Atmanirbhar Madhya Pradesh and Viksit Bharat at 2047, the state has built a transformative reform architecture, where 5 powerful pillars are driving a new era of ease, speed, and confidence in doing business. At the core of this transformation lies the Invest MP portal, one of India's most advanced single window systems, which is integrated with central and state online systems. From AI-driven feasibility reports and online approvals to unified payments and faceless no-query incentive processing, every service is now just one click away. यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहा है। The state's reform momentum is backed by bold legislative action. Under the Madhya Pradesh उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023, a first of its kind law, new industries enjoy 3 years of exemption from 22 approvals, ensuring faster project commissioning. The initiative has benefited investors across large industries and MSMEs, transforming intent into impact. Madhya Pradesh has become the first state in India to introduce the Madhya Pradesh Jan Vishwas Act 2024 and the Madhya Pradesh Jan Vishwas Act 2025, decriminalizing 108 provisions across 26 acts, thereby shifting from a culture of punishment to a culture of trust, transparency, and responsive governance. Strengthening the foundation of ease of living and ease of doing business, the state has undertaken massive compliance reforms. Over 2,600 compliances and repealed 925 obsolete laws. Key innovations include National E-Governance Gold Award-winning system, Sampada 2.0, India's first faceless property registration system. Cyber Tehsil initiative under Revenue Case Management System, integrated with Sampada 2.0, has revolutionized and simplified the land management processes like Namantran, Simankan, and change of land use. Labor Case Management System and Revenue Case Management System for digital and time-bound resolution of labor and revenue cases. And a GIS-based online land allotment system which has provision of deemed approvals and is integrated with India Industrial Land Bank. With 18 progressive sectoral policies and bold reforms in labor, environment and citizen services, Madhya Pradesh is scripting a new chapter of India's growth, which is backed by time-bound online service delivery through platforms like Index Portal and the E-Seva Portal. Welcome to Madhya Pradesh, a state where reform is not just policy but purpose.
मध्य प्रदेश की ओर से आज के इस उद्योग समागम में माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, और जिस प्रकार से हमारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एक तरह से ये स्वर्णिम काल चल रहा है और हर राज्य ने अपनी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हमने भी अपने राज्य के अंदर सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया तो उद्योग और रोजगार पे दिया है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। सारी बातें उसमें आ गई, इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now, as we come to conclusion and before award ceremony, I would like to request Honorable CIM sir to kindly guide all the states and motivate all the states for better performance in EUDP initiatives. Sir. Thank you very much, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, माननीय श्री मोहन यादव जी, सभी मित्र उद्योग मंत्री अलग अलग प्रदेशों से, सेक्रेटरी DPIIT श्री अमरदीप सिंह भाटिया, एडिशनल सेक्रेटरी हिमानी पांडे जी, विभिन्न राज्यों से आए सभी उच्च अधिकारीगण, मित्रों, मैं थोड़ा अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके बोलता हूं क्योंकि अलग अलग राज्य के लोग हैं, सो काइंडली बेयर विद मी। A very warm welcome to all of you who have come from far and taken the effort to participate in Udyog Samagam. While we did receive some ministers' regrets for very valid reason, I think Karnataka minister had a marriage in his family, but many states have not even bothered to reply. And I want to convey to all those states through their officers, if at all they have at least sent their officers, that this has been taken very seriously. It only shows that they don't seem to be interested to be a part of the team working towards industrial development. Of course, there was no reason for Honorable Chief Minister to come. His minister was here. But he still made an effort because he also holds industry in addition to being Chief Minister. While he sent his MSME minister, he still thought it prudent that I will also come. It shows a seriousness, एक उत्साह है, एक प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है कि हमें आगे बढ़ना है और साथ में बढ़ना है. We have to work together as a team. Those who have no time to come even for such an important event or discussion, or ultimately we learn from each other. एक दूसरे को देख देख के सीखते हैं ना कि आगे हम क्या सुधार सकते हैं. मेरी तो कल्पना है कि अब मंत्रियों का सेशन खत्म होगा, उसके बाद भी अगर कोई मंत्री रहना चाहे तो अच्छी बात है, पर अधिकारी जब एंगेज करेंगे और उसमें आप भी अगर रहे तो आपको भी ध्यान में आएगा. हर स्टेट के कोई अच्छे प्रैक्टिसेस होते हैं. तमिलनाडु हैज सम ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपल गवर्नेंस लॉज व्हेन वी स्टडीड इट, and we had actually requested all states to study it and see if you can emulate. I was just seeing Jan Vishwas Bill of Madhya Pradesh, a good bill, good effort to remove obsolete laws, decriminalize simple offences. People should not have tension while doing work or business. If we start learning from each other, we can do wonders. And the purpose of such an interaction is, and without any political differences. My Prime Minister has categorically told me, election, we can keep fighting with each other as much as we want. The day election gets over, every state is equal. I am Minister for Commerce and Industry for India, which is 140 crore people. Every state, every union territory is equal. And I can tell you, you can ask Mr. Raja, and again going to Tamil Nadu, not for any particular reason, but when he asked me for land from salt land, right, I had already allotted it to the Port Trust, which is a central government undertaking. I cancelled that and I gave it to Tamil Nadu. There's no politics in between. What is good for the country, whoever uses the land faster, better, productive purposes, and for national good, he should get it. I had a problem with Kerala, some international investor who had a problem. I had no hesitation in calling up my good friend and brother Rajiv, who was the best member of parliament I have seen in 15 years.
And I had no problem in calling him up and telling him to help, because the international company is planning to invest billions of dollars in India. And that investment of billions of dollars will help everybody, will help India. And he was so gracious that state went out of the way. And that's how we have to work as a team. अगर हम सब ने एक साथ मिलके इस दृष्टिकोण से काम किया, खुले मन से, खुले दिल से एक दूसरे से सीखा, समझा, आप एक कदम आगे बढ़िए, हम 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आपकी कुछ पॉलिसीज है, हमारी कुछ पॉलिसीज है, मिलके जब लागू करेंगे तो दुनिया कहां से कहां बदल सकते हैं। एंड अल्टीमेटली इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ फ्यू एलिमेंटरी थिंग्स. Law and order. Ultimately, I can't do law and order. It will have to be the states. Time-bound approvals, center and states. Corruption-free environment. In industry, people are yearning that we should get building plan approvals quickly, licenses quickly, no harassment day-to-day basis, time-bound approvals, no physical interface, inspectors coming to the factory. I remember, as a young child, when I started my factory, when I was only 16 or 17, the biggest fear was to reach the factory in the morning and to see a white ambassador car standing outside your factory. क्यों चैतन्य जी? ठीक है ना? सफेद ambassador क्या देखी फैक्ट्री के बाहर, पिस्सू छूट जाते थे, पसीने आ जाते थे. We don't want to create that atmosphere in the country. We want to make it very nice, comfortable, friendly, a partnership between industry and government. And I offer my central government support 100% to you, all of you, in your effort to decriminalize laws, reduce compliance burden, make ease of doing business better and better, remove all the impediments in Shop and Establishment Act, labor laws, environment. So difficult to get an environment approval. I was with the data center people yesterday. They said the biggest problem is getting an electricity connection or a building approval plan, a building plan approval, or to get land allotment at a reasonable price. We are of course setting up 20 industrial parks with you in partnership. Different states, different parks are coming up in almost all the states. Now 100 more parks policy is just on the verge of being finalized. The budget announcement was there. I wish every state offers themselves in a competitive mode. It will be a challenge. Whoever gives the best locations, best land, we'll approve that and start investing in your state jointly with you. Land you give, infrastructure we'll create out of the central government funds, and together promote industry. And let's think of innovative ways to allot land. If we burden people, like for data centers, we need land in Maharashtra. Land is in Mumbai 50 crore rupees an acre. How can we attract investment? We'll have to give innovative models. Maybe first 5 years, don't charge them anything. After that, it could be leased. I remember one innovative scheme Madhya Pradesh had come out with in Indore, from where Honorable Chief Minister is, that region. They built buildings and gave full ready-made building to software companies in Indore at 10 or 15 rupees a square foot, only maintenance cost. Entire building was constructed and given. आपको याद है ना? 5-7 साल पहले की बात है. And entire software industry like honeybees went to Indore, and they have a huge complex in Indore in software now. Now that small investment initially of the state has got lakhs of jobs in that state. Ultimately, we are all working to create jobs, to create economic activity, increase the GDP of our area, increase the income of our people. So it will have to be a collective effort. Let us all see how we can give better industrial policies. See, you may think industrial policy, you are giving up something. It's a very small thing you are giving up. But you are getting a big return. You're getting investment, you're creating jobs, you will have permanent source of income through GST. You will get economic activity around the industrial investment. Dhabe khulenge, hotel aayenge,
इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिजली बिकेगी, पानी बिकेगा. It has many benefits. But of course, one thing I would like to caution you, there's a big concern that states promise incentives but don't pay incentives. I would request everybody to consider, particularly to earn the trust of investors, to create escrow mechanisms where third party certifies the eligibility for incentive and automatically the incentive is paid on time. Whichever state takes an initiative and does this, I promise you maximum industry will come in your state. Because they don't want the जूते घिसते नहीं है हर इंसेंटिव को लेके जाने के लिए. Create a good third party, State Bank can be a party, SIDBI or some good reputed company who will verify everything and directly the payment of incentives will be made through an escrow mechanism. You can escrow one of your receivables or to use the RBI mechanism and ensure and guarantee that nobody will ever have to come and sit on your doorstep for incentives. And I remember when we did the LED bulbs program, Ujala, 30% of the cost of the bulb came down only because I gave all the suppliers who won the tender in the auction my mobile number. That if on 30th day you don't get payment, call me up. I didn't get a single call because officers were so scared they made sure payment was made before 30 days by RTGS in the account of the supplier. It can be done, but we have to earn the trust of industry. And an escrow mechanism is strongly recommended, particularly where people are facing a lot of delays in getting incentives. Similarly, we must look at area approach. Today, an international investor from a big pharma company came. He has already invested 6,000 crores. His plan is to invest another 5,000 crores. And he commits research of worth about 4,500 crores in the next 3 to 4 years in addition. You know what his problem was? The road from the airport to his factory is a complete shambles. He is embarrassed to take his board of directors whom he had brought to that factory. There were garbage piles all along the route. Swachhata was not taken care of. Now small things. Of course, I am sitting next to the Chief Minister whose city comes number 1 in Swachhata every year, I think, for so many years. Indore, Bhopal, Jabalpur for 7 years number 1, Indore. Why can't we all do that? Swachhata, better roads, quality of electricity. Maybe some of the states think about it. Don't do cross-subsidy with manufacturing. Give manufacturing power at reasonable cost. See how many more jobs you will create, and those bills will be paid. So your revenue of your production costs of power or procurement costs plus some reasonable profit. When you cross-subsidize and make it 8 and 10 and 12 rupees a unit, very difficult to attract industry or investment. Small things can have a big impact. Easy approvals, long-term approvals, or automatic approval. For example, suppose you were to give environment approval within 7 days, based on trust, that you give all these certificates, third-party certificates, that you have this requirement is fulfilled. Get a third-party certificate, you qualify or you accredit a 20, 30, 50 good quality third parties. Let them confirm it, and on that self-certification you give environment approval in 7 days. And then you can keep inspecting whenever you want to ensure that it's an honest self-certification. Ensure you give speaking orders so that no rent seeking can take place. For an officer to write a speaking order is very difficult unless it is genuinely a case which deserves to be punished. There should be a proper speaking order. This reasons, this is what I have verified, this is the lacunae, therefore this is the punishment or this is the fine. So you will find that no orders will come, no corruption will happen. Even as ministers or chief ministers,
It's our duty to make sure we are keeping a watch. Do we have a dashboard? Are we ensuring time-bound approvals are happening? Do we have a Janta Darbar where we meet industry from time to time to find out their pain points? So I think if we work together, particularly in the principle, if you recall, Prime Minister Modi in 2014 had said, zero defect, zero effect. Focus on quality, focus on sustainability. दुनिया सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू करेगी. पर्यावरण आज जरूरी हो गया. अभी शीर्षा जी कह रहे थे, आप सबको उसकी चिंता करनी पड़ेगी. स्वच्छता भी उसी का भाग है. और पर्यावरण को अगर हमने नहीं संभाला तो हमारे प्रदेश का भविष्य अच्छा नहीं है, उद्योग भी नहीं आएगा. साथ ही साथ क्वालिटी के ऊपर हमें बल देना है. हम केंद्र की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ला रहे हैं, पर उनको सुविधाजनक तरीके से काम करने मिले. कोई जेन्युइन डिफिकल्टी है तो दिल्ली तक आए. तो एहसास हो रहा है कि इतना सुंदर वो समय था तो ये कम सुंदर नहीं है. जोरदार अभिनंदन करें हमारे पीयूष जी के इस सुंदर समापन के लिए, जो काम के आधार पर प्रेरणा भी दे रहे, नवाचार के लिए प्रेरित भी कर रहे, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति केंद्र की जो सक्रिय मदद होना चाहिए, और जिस प्रकार का समय भी चल रहा है उसके रिजल्ट भी आते दिखाई दे रहे हैं. ये बात सही है कि 2014 का पहले का समय और आज का समय ये इसी प्रकार के प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों के आधार पर है. मैं जानता हूं कि जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो ये चुनौती हमारे पास भी थी, बहुत तेज गति से, लेकिन इंडस्ट्रियों के हाल हमारे बहुत थोड़े अच्छे नहीं थे. लेकिन हमने अपने राज्य की इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए कि हर रीजन में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए. अब अंदाज लगा सकते इस बात का कि भोपाल 1956 में बना राजधानी, लेकिन जीआईएस हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार हुई. जीआईएस भी जब भी होगी केवल इंदौर में होती थी, राजधानी भोपाल में नहीं होना. लेकिन मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि एक रात पहले आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा. और ये हमारे लिए तो वहाँ अधिकारियों के सबके हाथ पांव फूल गए थे कि पहले भोपाल में कैसे जीआईएस होगी, कभी कराया नहीं, ऊपर से प्रधानमंत्री का आना और रुकना, ये और बड़ा चुनौती का. लेकिन ये सब चीजों का हल निकलता, मुझे इस बात की प्रसन्नता है. ऐसे बहुत सारे नवाचार हमने किए हैं. जैसे आईटी के सेक्टर में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े बड़े कैंपस ऐसे ही खाली थे जिनके लैंड बैंक बड़ा था, तो जहां हमको लैंड की दिक्कत थी तो उनको पार्टनर बना करके टेक्निकल साइड से भी ऐसे कई सारे सेक्टर में आगे बढ़ते हुए आज समय की थोड़ी सी सीमितता हुई है और आपको बैठक में जाना, आपने पुनः मुझे बोलने का धन्यवाद मैं आपको देता हूँ. माननीय पीयूष जी, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सब ऐसे अलग अलग राज्यों के माध्यम से भारत माता की सेवा करते रहे. पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Now, as we move towards felicitation ceremony, I would like to request Additional Secretary Srimati Himani Pandey to introduce. Before that, anybody has anything to supplement, Himani ji? Yes. We just give an opportunity to all the ministers. If anybody wants to add anything, you're free to. If any senior official has anything to add very pointedly, please raise your hand and let us know. Then we'll do the awards and we'll wind up the program. If anybody wants to add anything, any officer of the states whose ministers have not come also can speak. Sir, UP and Kerala is requesting for videos. Yeah, sure. Welcome to Kerala, where nature, people, and industry come together to power sustainable, investment-ready growth. Kerala,
the state with the highest literacy rate and human development index. India's first fully digital state, leading in mobile and optic fiber reach. Globally connected through international airports, major seaports, and strong road networks. With world-class healthcare, quality education, and empowered citizens. Here begins the roadmap to achieving excellence and ease of doing business reforms. 2017, Investment Facilitation Cell launched. 2018, MSME regulations simplified through omnibus amendments. 2019, K-Swift single window and online inspections go live. 2020, roll out of in-principle approval for MSMEs. 2021, Investment Facilitation Bureau and Sunny Committee ease big project clearances. 2022, 105 obsolete acts repealed. Year of Enterprises and Digital Grievance Redressal. 2023, new industrial policy, 22 sunrise sectors, Mission 1000 for MSMEs. 2024, nationally, Kerala is a top achiever in the government of India's Business Reform Action Plan. 2025, 425 plus EOIS and 48 precursor events ahead of Invest Kerala Global Summit. K-Swift, Kerala's digital single window for fast clearances. 120 services across 22 departments. One common form, online payments, digital permits, and 30-day timelines with alerts. KCIS centralizes inspections and brings transparency end-to-end. And our industrial land portal and app simplify site selection. We pair tech with touch. Help desks in every local body. Kerala's industrial policy